कक्षा 6, 7 और 8 हेतु संस्कृत व्याकरण। संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत वर्णमाला या संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत वर्णमालायां वर्णानां द्विविभागो स्तः संस्कृत वर्णमाला में वर्णों के दो विभागों में विभक्त किया गया है। यानी संस्कृत वर्णमालायां वर्णानां द्विविभागो स्तः। कक्षा 6, 7 और 8 इन तीनों क्लासों के लिए सामान्य संस्कृत जो तीनों क्लासों के लिए उपयोगी है। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों को दो विभागों में विभक्त किया गया है। एक होता है आपके स्वराः, दूसरा होता है व्यंजनानि। स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं। स्वर की परिभाषा देखिए। स्वराः स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वर की संस्कृत में परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। इसका हिंदी अर्थ होता है जो वर्ण स्वयं प्रकाशित हो उसे स्वर कहते हैं। इन वर्णों को किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः स्वर की संस्कृत में परिभाषा है। अब इसका हिंदी अर्थ है जो वर्ण स्वयं प्रकाशित हो, यानी जो वर्ण अपने आप में पूर्ण हो। प्रकाशित होने का मतलब पूर्ण होना, पूरा हो, उससे स्वर कहते हैं। संस्कृत की हिंदी हो गई ये स्वर की परिभाषा। अब इसकी विशेषता क्या है। इन वर्णों को यानी जो स्वर वर्ण हैं, इन वर्णों को किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वर्णों को किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। संस्कृत व्याकरण में
स्वरों की संख्या 13 त्रयोदश होती है। कौन कौन से होते हैं देखिए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ। देखिए संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 13 यानी त्रयोदश होती है। अब देखिए जो व्याकरण है उसमें 9 स्वर बताए गए हैं। संस्कृत व्याकरण में वो 9 स्वर इसलिए बताए गए हैं, वहां पे अ को गिना गया है, ई को गिना गया, उ को गिना गया, री को गिना गया, री, ए, ओ, ऐ, औ। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है 6 से 10 तक का जो, और 6, 7, 8, 9, 10 इनके लिए यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ ए आता है व्याकरण में वहाँ आ साथ में आता है, जहाँ छोटी ई आती है वहाँ बड़ी ई आती है, छोटा वो आता है बड़ा वो साथ में आता है, री छोटी जहाँ आती है वहाँ बड़ा री माना जाता है। री आपकी एक ही वर्ण है ना, और ह्रस्व स्वर है केवल, री केवल ह्रस्व स्वर है, एक ही है, ए, ओ, ऐ और औ। तो आपके ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये आपके टोटल, मैं नंबर लिख देता हूँ नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये आपके 13 संस्कृत में स्वर होते हैं। अब देखिए स्वरों में भी भेद होते हैं अलग अलग। अब देखिए स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में आपके ए, ई, उ, री और री, ए, ई, उ, री और री आता है। दीर्घ स्वर में आपके आ, ई, बड़े बड़े अक्षर, उ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ और औ, ये आते हैं आपके दीर्घ स्वर में। ह्रस्व स्वर में आते हैं ए, ई, उ, री और द्री, 5 वर्ण आते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। और लुप्त स्वर में आपके केवल जैसे ओम लिखते हैं, गोविंदम जिसे कहते हैं गोविंदम, यह लुप्त स्वर है। गोविंद, ओम बोलते हैं, ओम नामे शिवाय, ओम बोलते हैं जो अक्षर, यह आपके लुप्त स्वर है, ओम और गोविंदम। अब देखिए ह्रस्व स्वर के 3 जो भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर में ए आता है, ई आता है, छोटी, छोटा ऊ, छोटी री और द्री। री केवल दीर्घ ह्रस्व ही होता है, दीर्घ और लुप्त नहीं होता है।
केवल दीर्घ आपके ह्रस्व होता है। तो देखिए ये ह्रस्व स्वर 5 हो गए, दीर्घ स्वर 8 होते हैं। एक की जगह आ बड़ा हो गया दीर्घ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होते हैं दीर्घ स्वर, 5 होते हैं ह्रस्व स्वर और प्लुत ये होता है। तो 8 और 5 को जब मिला दे तो कितने हो जाते हैं? ये 13 हो जाते हैं। 5 ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री और ली। 8 दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 दीर्घ स्वर, 8 और 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर, दोनों मिला देते तो टोटल स्वर हो जाते हैं 13 स्वर आपके लिखे हुए हैं। ठीक है। और जो प्लुत होता है स्वर का तीसरा भेद, उस प्लुत में कोई अक्षर नहीं आता, ये इस प्रकार की ध्वनि आती है। जैसे बोलते हैं गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद, ऐसे बोलते हैं ना जोर दे करके गोविंद। तो ये ए अवग्रह चिन्ह होता है। ये जो एस आकार की जो चिन्ह होता है संस्कृत में एस आकार का, इस एस आकार के चिन्ह को संस्कृत में बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह। तो इसकी जोर से ध्वनि बोली जाती है। एक मात्रा से युक्त ह्रस्व होता है, 2 मात्रा से युक्त दीर्घ होता है और 3 मात्रा काल का समय लगता है तो वो प्लुत होता है। थोड़ी से जोर देके पढ़ा जाए तो ह्रस्व अ, ई, थोड़ा सा जोर दे ई, बड़ी ऊ, थोड़ा सा जोर दे तो बड़ा हो जाता है। और प्लुत में उससे ज्यादा जोर देना पड़ता है, उस वर्ण के ऊपर, अक्षर के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ता है, वो प्लुत हो जाता है। सबसे कम जोर दे अक्षर के ऊपर, वर्ण के ऊपर, ह्रस्व है। थोड़ा सा ऊपर उसके ऊपर ज्यादा जोर दे तो दीर्घ हो जाता है, और थोड़ा सा ज्यादा जोर दे तो प्लुत हो जाता है। जैसे बोलते हैं ओम, इस प्रकार। तो ये हो गए आपके स्वर के 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब जानते हैं व्यंजन के बारे में। देखिए व्यंजन में देखिए आप, येषां वर्णानाम, येषां वर्णानाम येषां वर्णानाम उच्चारण स्वरेण सहायेन भवति। एव भवति, एव भवति। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है ते व्यंजनानि भवन्ति, ते व्यंजनानि भवन्ति। हिंदी लिख रहा हूं उसकी मैं नीचे हिंदी अर्थ। जो वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, उच्चारण का मतलब होता है बोलना। संस्कृत व्याकरण में उच्चारण शब्द का मतलब होता है बोलना। जिन वर्णों का उच्चारण यानी बोलने में स्वर
का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, सहायता से ही होता है, वह व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन होते हैं। हिंदी में परिभाषा हुई इसकी, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से ही होता है वह व्यंजन होते हैं। संस्कृत में है येषां वर्णानाम उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरेण सहायेन एव भवति, स्वर वर्णों की सहायता से ही होता है वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए कुल संस्कृत में व्यंजन वर्ण, संस्कृत में कुल व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं आपके त्रिंशत यानी 30, एक त्रिंशत 31, 31, त्रिंशत का मतलब 30 होता है, एक त्रिंशत 31, द्वा त्रिंशत 32, त्रियोत्रिंशत 33, तो टोटल कितने होते हैं 33। तो संस्कृत में कुल व्यंजन 33 होते हैं, 33। अब देखिए कौन कौन से होते हैं जानते हैं। पहला होता है क वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है के से शुरू होने वाले, देखिए क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग यानी चे से स्टार्ट होने वाले हैं, चे वर्ग का मतलब चे से स्टार्ट होने वाले, च, छ, ज, ज, य। टे वर्ग, टे वर्ग का मतलब टे से स्टार्ट होने वाले हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो टे से स्टार्ट होने वाले ये व्यंजन। ते वर्ग में देखिए, यानी ते वर्ग का मतलब ते से स्टार्ट होना, त, थ, ते के बाद में थ, द, ध, न। आगे है पे वर्ग। पे वर्ग का मतलब होता है पे से स्टार्ट होने वाले, प, फ, ब, भ, म। पे वर्ग का मतलब पे से स्टार्ट होने वाले, प, फ, ब, भ और म। तो के से स्टार्ट होने वाले के वर्ग, चे से स्टार्ट होने वाले चे वर्ग, टे से स्टार्ट होने वाले टे वर्ग, ते से स्टार्ट होने वाले त वर्ग और पे से शुरू होने वाले प वर्ग। तो ये हो गया आपके 25। अब 4 होते हैं अंत्यस्थ वर्ण। अंत्यस्थ वर्ण ये होते हैं आपके य, य, व, र, ल।
ये होते हैं अंत्यस्थ वर्ण 4, य व र ल, य व र ल। अब देखिए आपके जो आप ये वर्णमाला बोलते हो उसमें आपके आता है ये रे लवे, लेकिन यहाँ ये रे लवे का क्रम संस्कृत में काम में नहीं आता हिंदी वाला। हिंदी में जैसे ये रे ले वे वर्णमाला का क्रम क्या है कि ये रे ले वे, लेकिन ये काम नहीं आता संस्कृत में। हिंदी में काम आता है लेकिन संस्कृत में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि संस्कृत का एक सूत्र है माहेश्वर सूत्र, जिसमें अयुण री दृक एवं अयव छाय वर्ट ह ये वर्ट सूत्र है। तो हे हटा दो, ये ह ये व र टे नहीं आएगा, ले आएगा। तो ये व र ल ये व र ट ल। तो संस्कृत में कर्म होगा ये व र ल, ये रे ले वे नहीं होगा, संस्कृत में कर्म होगा। हिंदी में तो सही है ये रे ले वे, लेकिन संस्कृत में कर्म होगा ये व र ले। अब है उष्म वर्ण। उष्म वर्ण में देखिए आप से और है, इसको बोलते हैं उष्म वर्ण। ये 4 होते हैं उष्म वर्ण, ये 4 होते हैं अंत्यस्थ वर्ण। अब देखिए अंत्यस्थ वर्ण इसलिए कहते हैं इनको कि य व र ल हृदय से अंदर से ध्वनि आती है, इसलिए इसको अंत्यस्थ कहते हैं। अंत्यस्थ का मतलब य, यहाँ से ध्वनि आती है सीधी, य व र ल, इसलिए इसको अंत्यस्थ वर्ण कहते हैं। उष्म वर्ण स यानी जिह्वा के ऊपर से, जीभ के ऊपर से गर्म उष्मा, गर्म वायु बाहर निकलती है इसको बोलते समय, इसलिए इसको बोलते हैं उष्म, क्योंकि उष्मा का मतलब होता है गर्म। तो उष्म वर्ण कहते हैं, यानी स है। तो देखिए आप ये हो गए 5 5 हो गए आपके चे वर्ग, 10 5 हो गए टे वर्ग, 15 5 हो गए ते वर्ग, 20 5 हो गए पे वर्ग, 25 देखिए 5 5 5 5 5, तो 25 तो ये हो गए आपके वर्ण, 25 और ये 4 ये वर्ग है, तो 25 और 4 29, 25 प्लस 4 29 और उष्म वर्ण 4 1 2 3 और 4, तो 29 प्लस 4 ये हो गई आपके 33 यानी 33। तो 33 आपके ये व्यंजन वर्ण मैंने आपको काउंट करवा दिए। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए 5 10 15 20 25 25 और 4 29 और 4 33, तो टोटल व्यंजन हो गए आपके 33। तो स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, इन परिभाषाओं को याद रखना है। ये आपकी 6 क्लास 7 और क्लास 8 तीनों के लिए सिलेबस में है और बहुत उपयोगी चीज़ है। स्टार्टिंग की व्याकरण है, शुरुआत है, इसलिए ये चीज़ें सबको याद होनी चाहिए, आना चाहिए। घर पे प्रैक्टिस करनी है आपको। धन्यवाद।